ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए था आखिरकार पॉलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने चर्चा कर ली थी कि आखिरकार आर्टिकल्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, चैप्टर क्या है, क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज क्या है, शेड्यूल क्या है, ये हमने सारी चर्चाएं कर ली थी। अच्छा, हमें जो आपका सिलेबस इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि आपको कल कितने टॉपिक पढ़ने हैं। आपको थोड़ा सा आपको हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फिर संविधान का थोड़ा सा आपको इतिहास पढ़ना है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपको थोड़ा सा पढ़ना है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद आपको पढ़ना है प्रियम्बल। एक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं पूरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना, सिर्फ टॉपिक पढ़ना, संविधान का इतिहास, संविधान का निर्माण, प्रियम्बल, फिर आपको पढ़ लेना है सिटीजनशिप यानी नागरिकता, और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। एक आपका टॉपिक हो जाएगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। फिर आप पढ़ लीजिए प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है। ये सबसे पहले तो इतने टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए, 9-10 टॉपिक। इससे आपके जो मोस्टली जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो इन्हीं से पूछेंगे। का एग्जाम है ना, तो आपका जो शेड्यूल है ये बहुत ज़्यादा इनका है नहीं, तो इसलिए पॉलिटी केवल 5 से 6 क्लासेज ही इस शेड्यूल में है, तो ये सारे टॉपिक कवर कराना पाना संभव है नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप लोगों को किसी दूसरे रिसोर्सेज से आपको इनको कवर कर लेना है, जितना हो सकेगा मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन इतने टॉपिक से आ जाते हैं। फिर अगर एक आध टॉपिक और है जैसे कि इमरजेंसी, आपातकाल, इमरजेंसी से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है श्योर। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इतने टॉपिक्स आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आपको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का इतिहास, ठीक है। तो संविधान के इतिहास में लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि संविधान का इतिहास, संविधान का इतिहास हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें हमको देखना है कि आखिरकार जो हमारा संविधान है कि आज वर्तमान स्वरूप में जिस तरीके का हमको दिख रहा है, ये एक दिन में नहीं आ गया, रातों रात नहीं आ गया, एक लंबी प्रक्रिया के बाद है ना, एक लंबे विकास के बाद है। तो यही हमको इसी का विकास देखना, डेवलपमेंट देखना है कि किस तरीके से इसका पूरा विकास हुआ, क्या इसके पीछे क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से ये संविधान आज के रूप में आ गया, ठीक है। तो अगर बात स्टार्ट करें तो बात स्टार्ट करेगी 1600 ईस्वी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत व्यापार करने, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाना चालू कर दी। धीरे धीरे वो क्या कर रही है, अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में लेना चालू कर दी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत, तो इसमें एक गवर्नर हुआ करता था, और गवर्नर के कार्य में मदद करने के लिए 24 सदस्यीय की समिति होती है, जो कि गवर्नर की उसके कार्य में मदद करेगी। और ये गवर्नर किसका आदमी है, गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ना। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो एक गवर्नर का अपॉइंट कर रही थी और 24 सदस्यों का अपॉइंट कर रही थी, और ये सब भारत आते थे और भारत के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाएंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाएगा, यानी कंपनी के सभी कार्यों का निर्वहन करेंगे यहाँ भारत, ठीक है। फिर देखिए 1726 का एक आता है, अभी इस चीज को ध्यान दीजिए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर भारत आ रहे हैं उनका काम क्या है कि कानूनों को लागू कराना, यानी एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। इनका काम है कानूनों को लागू करना, यानी कि एग्जीक्यूट करना कानूनों को। और ये कानून बनाएगा कौन, तो बनाए जाएंगे ये कानून सिर्फ ब्रिटेन में ही। अब ब्रिटेन में कानून कौन बनाएगा, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी होते हैं, कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। और अब ये जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, ये डायरेक्टर्स क्या करेंगे, कानून बनाएंगे और कानून बना करके उनको भेज दिया जाएगा भारत। अब भारत में ये जो गवर्नर है उसकी जो
काउंसिल है वो इस कानूनों को लागू कराएगी। ठीक, लेकिन 1726 में पहली बार ये सुधार हुआ, और सुधार ये हुआ कि अब कह दिया गया कि भारत में जो गवर्नर है वो गवर्नर ही अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाएगा। अभी यह कानून बन के आया था ब्रिटेन से, केवल लागू करा रहे थे गवर्नर, लेकिन 1726 के एक्ट में पहली बार कह दिया गया कि भारत में जो गवर्नर हैं वो गवर्नर ही क्या करेंगे, कानून लागू कराएंगे। और इस समय तक भारत में 3 जगह पर गवर्नर अपॉइंट किए जा रहे थे। एक गवर्नर अपॉइंट होता है कलकत्ता में, ठीक है, दूसरा गवर्नर था मद्रास में, आज तो चेन्नई है, और तीसरा गवर्नर था बम्बई, शायद मुंबई होता है। फिर 3 जगह पर गवर्नर्स होते थे। 1726 से पहले कानून बन रहा था ब्रिटेन में, भारत में जो गवर्नर है वो उस कानून को लागू करा रहे थे, लेकिन 1726 के एक्ट में क्या कर दिया गया कि कलकत्ता का गवर्नर अपने क्षेत्र के लिए, मद्रास वाला अपने क्षेत्र के लिए, मुंबई वाला अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाएगा और उसको लागू करेगा। कब से है? 1726 के एक्ट से, ठीक है। उसके बाद आपको केवल मेन पॉइंट, क्योंकि समय अपने पास ज़्यादा है नहीं बहुत डिटेल में जाने का, तो आपको केवल मेन चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए किस एक्ट के तहत पहली बार ये प्रावधान कर दिया गया कि अपने अपने क्षेत्रों के लिए कानून गवर्नर ही बनाएगा, तो 1726 के एक्ट के तहत, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण जो सुधार हुआ वो हुआ 1773, और इसको हम बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बोल रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्या हुआ इस समय 1772 में, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ब्रिटेन में अपने आप को रजिस्टर्ड कराया था, तब इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट से बोला था कि आप हमको व्यापार करने की इजाजत दीजिए, आप हमको रजिस्ट्रेशन दीजिए, हम भारत जाएंगे और आपको हर साल 4 लाख पाउंड हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे हर साल, ठीक है ना। लेकिन उसके बदले में आपको किसी अन्य कंपनी को भारत आने का अधिकार नहीं देना, यानी ये मोनोपोली चाहिए कि केवल हम ही भारत जाए, हम ही भारत सामान लेकर के आए और यूरोपियन के बेचे। जब हम ही होंगे तो हमारी रेट चलेगा, केवल कोई दूसरी कंपनी आएगी तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन होने लगेगा। तो ये लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट को हर साल 4 लाख पाउंड देते थे घूस, ताकि पार्लियामेंट के द्वारा किसी अन्य कंपनी को रजिस्ट्रेशन न किया जाए, कोई अन्य कंपनी भारत ना पाए व्यापार करने, ठीक है ना। लेकिन 1772 में इस कंपनी ने इनको पैसा देने से मना कर दिया। 1772 में कंपनी ने पार्लियामेंट को, ब्रिटिश संसद को पैसा देने से मना कर दिया, और कंपनी ने कह दिया कि हमारे अकाउंट खाली है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर किया, जिनको हम मोनोपोली दिए हुए हैं, इतने समय से केवल अकेले भारत में व्यापार कर रहे हैं, और भारत में गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया, इतना ही लोग माल से कमा रहे हैं, पैसे इनके पास पैसे नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने कंपनी के अकाउंट्स की करा दी ऑडिट समझ रहे हो ना, जांच करा देंगे, कंपनी के खातों की जांच करा दी, आखिरकार कितना पैसे कमा है, कितना गया। और जब ऑडिट कराई गई कंपनी की, तो पता चला कि वाकई में कंपनी के अकाउंट में बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, कंपनी के अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो फिर आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और क्यों आया रेगुलेटिंग एक्ट? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। और 1772 में जब ऑडिट हुआ, इस ऑडिट से ये बात निकल करके बाहर आई कि कंपनी के अकाउंट तो बिल्कुल खाली है, लेकिन कंपनी के जो अधिकारी, कंपनी के जो कर्मचारी है वो मालामाल हो गए हैं। तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा कि पैसा बहुत ज़्यादा चल रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि कंपनी लॉस में है लेकिन उसके अधिकारी प्रॉफिट में है, और वो अधिकारी अपना निजी ट्रेड कर रहे हैं, नाम है कंपनी का, ठीक है ना, मुहर लगी है कि कंपनी का माल, लेकिन ट्रेड किसका हो रहा है, वो उन अधिकारियों का, जो कर्मचारी है कंपनी, तो वो रातों रात अमीर बन रहे थे, वो बढ़िया पैसा कमा रहे थे। तो आ गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी को रेगुलेट करने का काम किया गया, कंपनी को रेगुलेट, नियंत्रित करने का काम किया गया, ठीक। और यहीं से आपके क्वेश्चन हम थोड़ा सा कोई बात देख लेते हैं क्या क्या आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। पहला प्रोविजन इसमें लिखिए, क्या बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। सबसे पहला जो इसमें सुधार किया गया वो किया गया कि अब से कंपनी का कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी अपना निजी व्यापार कर्मचारी कंपनी, मान लीजिए 10 गाड़ी निकलते हैं कंपनी की, और 2 गाड़ी अपना खुद की निकालने दे देना है साथ में, ठीक। तो अब क्या कह दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कि कोई भी कर्मचारी अपना स्वयं का यानी निजी व्यापार नहीं करेगा। दूसरा इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में रखा गया था कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी
भारतीयों से किसी भी तरीके का उपहार नहीं देगा। जो क्या करते हैं, भारतीयों से लेते थे घूस और कहते हैं ये तो हमें खुशी दे दिया ना, तो कह दिया कि अब ना तो खुशी से ना तो किसी भी तरीके का कोई आपको उपहार मिलेगी, ठीक है ना। तो ना तो आप निजी व्यापार कर सकते हैं, ना आप किसी भी तरीके का कोई उपहार ले सकते। तीसरा चीज इसमें जोड़ा गया कि अब से जो ये कलकत्ता का गवर्नर है, ये अब से कहलाएगा बंगाल का गवर्नर। कलकत्ता का जो गवर्नर है वो अब से क्या कहलाएगा, वो अब से कहलाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। और बम्बई और मद्रास, इन दोनों को कर दिया जाएगा इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, ठीक है ना। अभी तक तीनों के गवर्नर अलग अलग हैं, दोनों तीनों अलग अलग कानून बना रहे हैं, लेकिन इस एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया कि मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर्स है वो अब बंगाल के ही गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। यानी कि कलकत्ता का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर, ये तीनों हो गए बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। तीनों जगह के लिए कानून कौन बनाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है ना। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। तो बंगाल का पहला जनरल कौन बन गया, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर आपसे पूछने बताइए कलकत्ता का अंतिम गवर्नर कौन है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1772 में वो आया गवर्नर बन करके, और उसी को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कलकत्ता का अंतिम गवर्नर जनरल नहीं है, देखो अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स है, और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल भी कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। कुछ और सुधार किए गए, कहा गया कि यार ये जो कंपनी के कर्मचारी हैं ये बड़े करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और अगर इनके करप्शन के ऊपर कोई भी चार्ज लगता है तो इनके ऊपर जो केस चलता है वो चलता है ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। तो अब यहाँ पर वो जॉब कर रहा है, हर एक पेशी तारीख में उसको जाना पड़ रहा है ब्रिटेन, और इतना आसान था नहीं फ्लाइट में कॉल पे समुद्री जहाज से जाए, 2-2 महीने का रास्ता है, तो इतना आसान चीज थी। तो भारत में ही एक कोर्ट की स्थापना की गई ताकि वो जो करप्शन कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारी, उनके ऊपर जो भी चार्जेस है यही करें, यही पर उनके ऊपर क्या हो, सुनवाई हो, सजा भी यही पर मिल जाए, ठीक ना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो खुला गया कोई देखे ना कुछ चला सुनती खाओ क्या गुटखा खोलेंगे बाहर आना, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण दो पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण, एक तो कलकत्ता का गवर्नर कब से बन जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, और दूसरा 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, ठीक है ना। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा एलिजा हेम्पे। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और प्लस 3 अदर जजेस, यानी कि 4 जज अपॉइंट किए गए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अदर जजेस, और मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, सर एलिजा हेम्पे, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण है। 1773 का पहले यहाँ तक लिख लेते हैं कि 1784 में चलते हैं, ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। तो हेडिंग आपने डाल लिया है ना, संविधान का इतिहास, ठीक है ना। और देखिए उसमें पहले 1726 का थोड़ा 1726 का चैप्टर है, 1726 का चैप्टर है, 1726 का चैप्टर है, देखिए इस एक्ट के तहत अब गवर्नर ही अपने अपने क्षेत्रों के लिए
कानून बना सकते हैं। इस एक्ट के तहत अब गवर्नर ही अपने अपने क्षेत्रों के कानून बना सकते हैं। यानी 3 जगह पर गवर्नर है, कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में, तीनों अपने अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाएंगे। तो इस एक्ट के तहत अब गवर्नर ही अपने अपने क्षेत्रों के लिए कानून बना सकते हैं और उनको लागू कराने की जिम्मेदारी है और उन्हें लागू भी कराएंगे। कानून बना सकते हैं और उन्हें लागू भी कराएंगे। ठीक है। और ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी में हो रहे करप्शन यानी भ्रष्टाचार, कंपनी में हो रहे करप्शन यानी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए यह एक्ट लाया गया। कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए यह एक्ट लाया गया और इसके तहत यह एक्ट लाया गया और इसके तहत कंपनी के कर्मचारी और इसके तहत कंपनी के कर्मचारी एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भैया ये ना निकालना। तो कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सेकंड पॉइंट में कंपनी के अधिकारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के अधिकारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक। थर्ड पॉइंट लिखिए। अब कलकत्ता का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ऐसे का थर्ड पॉइंट है रेगुलेटिंग, हम लोग के लिए मैसेज होता था। अब कलकत्ता का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा और बम्बई एवं मद्रास के लिए भी कानून बनाएगा इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जिसमें एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा हेम्पिन, ठीक है। ये हो गया 1774 में
आप लिखे 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या हुआ 1782 आते आते कंपनी ने हाथ तय कर दी, कंपनी के ऊपर से कंपनी ने पार्लियामेंट से कर्जा मांग लिया, आज हमको 10 लाख पाउंड तुम लोग, हमको सामान खरीदना है, ट्रेड करने के लिए सामान खरीदना होगा, तब ट्रेड करेंगे, तुमने हमारे पास पैसे ही नहीं है तो ट्रेड करना है हमको, तो हमको 10 लाख पाउंड पार्लियामेंट से ऊपर से पैसा मांग लिया तो पार्लियामेंट का होगा, और पार्लियामेंट में अब पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेकर के आए, एक प्रपोजल आएगा पार्लियामेंट, और वो प्रपोजल लोकसभा में पास हो गया। प्रपोजल था क्या? प्रपोजल था कि कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी जाए, ठीक है ना। तो 1782 में एक प्रपोजल आता है, एक प्रस्ताव पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के निम्न सदन जो है लोकसभा, ये जो हमने पार्लियामेंट सिस्टम ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी लोअर हाउस की अडॉप्ट होती है, वहीं से हमने भी अडॉप्ट कर लिया है लोकसभा और राज्यसभा को। तो इसमें 1782 में क्या किया गया कि जैसे इन्हें हाथ खड़े करने के पैसे नहीं है, तो तुरंत पार्लियामेंट में प्रपोजल आया गया कि क्यों ना कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाए और अदर कंपनियों को भी भारत भेजा जाए, क्योंकि कंपनी का टैक्स दे नहीं रही, तो अदर दूसरी कंपनी को भी भेजेंगे, वो हमें टैक्स देंगे। ठीक, देखिए ये जो प्रपोजल था इनकी मोनोपोली समाप्त करने वाला, ये लोकसभा में जो वहाँ का लोअर हाउस निम्न सदन उसमें तो पास हो गया, लेकिन जो अपर हाउस है यानी जो राज्यसभा, इस समय राज्यसभा होती है उसमें क्या होती है? अपर हाउस, ठीक है ना। हाउस ऑफ स्टेट्स बोलते हैं ब्रिटेन में, इसे बोलते हैं लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी आम लोगों की सभा, हम उसको बोलते हैं लोकसभा, वहाँ ब्रिटेन बोला था हाउस ऑफ कॉमन्स, हम लोग बोलते हैं लोकसभा, और उसी को बोलते हैं निम्न सदन लोअर हाउस। वैसी जो राज्यसभा होती है उसी को बोला था अपर हाउस, या उसी को बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इनका जो प्रपोजल है वो लोअर हाउस में यानी लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन जो उनका अपर हाउस था उस अपर हाउस में जो प्रपोजल है वो क्या हो गया? वो पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बहुत सारा शेयर जुड़ी थी अपर हाउस के भी कैंडिडेट से, जो अपर हाउस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपर हाउस के, जो यानी कि हमारे राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, वैसे के अपर हाउस के जो सांसद थे उन लोगों को भी पैसा लगा हुआ था कंपनी में, पूरे तौर पर तो नहीं था, लेकिन क्या है डायरेक्ट लगाएंगे ना लोग पैसा, पूरे तौर पर लगाएंगे तो फिर उनके ऊपर पूछोगे है ना कि कंपनी में पैसा कैसे लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये डायरेक्टली पैसा लगाएगा तो बता देंगे पैसा हो जाता है। तो ये बताओ कि ये जो आपका सदस्य हुई चाहिए किसी तरीके की कि कंपनी को मोनोपोली समाप्त है नहीं चाहिए, तो मोनोपोली कंपनी समाप्त तो इक्विटी प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो लोअर हाउस में तो ये प्रपोजल पास हो गया, लेकिन अपर हाउस में ये प्रपोजल पास नहीं हो पाया, क्योंकि वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका भी चला जाता। लेकिन बात समस्या क्या हुई कि अब ये जो सरकार थी, जो सरकार लेके आई थी प्रपोजल, वो सरकार भी यहाँ से क्या हो गई? गिर गई, सरकार गिर गई, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और सरकार गिर गई, है ना। और इस समय जो सरकार चल रही थी वो दो पार्टियों की गठबंधन की सरकार चल रही थी, और उसमें उस समय के लिए बनना था लॉर्ड नॉर्थ को प्रधानमंत्री, और उस समय के लिए बनना था लॉर्ड फॉक्स और लॉर्ड डॉन, इन दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही थी। और ये जो सरकार है क्या हुई? सरकार गिर गई, तो नई जब सरकार बनी वो बनी 1784 में, और नई सरकार में प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने लॉर्ड पिट्स। नई सरकार में प्राइम मिनिस्टर कौन बने? लॉर्ड पिट्स। और लॉर्ड पिट्स बात समझ रहे हैं कि कंपनी के खिलाफ मोनोपोली समाप्त करेगा, मुझे सरकार गिर जाएगी। दूसरे का डायरेक्ट कंपनी को नहीं छोड़ते, उंगली टेढ़ी करके काम निकालते हैं, इन कंपनी की धीरे-धीरे पावर को बढ़ाते हैं, मोनोपोली फॉर्म नहीं करते। ये कंपनी पावर को पहले बढ़ाते हैं और बाद में कंपनी को जोर हो जाएगी तब उसको मोनोपोली समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, तो अब लॉर्ड जो पिट्स है, ये लॉर्ड पिट्स कंपनी की पावर को समाप्त करने के लिए, घटाने के लिए नई तरीके से काम करेगा। और इसलिए भी क्या अभी तक ब्रिटेन में होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है यही क्या कर रहे हैं? कंपनी के कानून बना रहे हैं।
कंपनी को किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ संधि करनी है, किस चीज का व्यापार करना है, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? कानून भी बनाने का सारा, कानून को पास करने का काम भी कौन कर रहा है? वायसराय कानून बना रहा है, लेकिन उसको पास कर रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये पूरी पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इनने धीरे से इसकी पावर को घटाने का काम किया और इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पैरेलल ही एक और एक कमेटी बना दी और उसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समझिए, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वैसे उसके पहले एक और कमेटी बना दी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और इन दोनों के कार्यों को बांट दिया। लॉर्ड पिर्स ने कहा चूंकि जो कंपनी है, कंपनी गई तो है भारत में व्यापार करने, कंपनी एक व्यापारी कंपनी है, तो कंपनी का मेन काम क्या होना चाहिए? ट्रेड। तो इसने कहा कि अब इससे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के ट्रेड, ठीक है ना, कंपनी के जो भी इस चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब के लिए कानून बनाएंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अभी तो हर चीज के लिए कानून बनाना है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पावरफुल है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब इसने कहते हैं कि जो कंपनी के निदेशक मंडल है, डायरेक्टर्स हैं, वो अब कंपनी के ट्रेड से संबंधित कानून बनाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कानून बनाएंगे। और कंपनी अगर किसी क्षेत्र को एक्वायर कर रही है, कहीं अगर युद्ध लड़ रही है, किसी के साथ संधि कर रही है, किसी दूसरे राज्य के साथ बातचीत कर रही है, यानी सारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मामले हैं, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित मामले हैं, ये सारे जो मामले हैं इन सब पर कानून बनाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो रेवेन्यू हो गया, आर्मी हो गई, एक सिक्योरिटी हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इन सब से संबंधित कानून बनाएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है ये इसके अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य होंगे। मतलब मैं अरे मैंने बताया कि ट्रेड को छोड़ के बाकी सब, ट्रेड को छोड़ दीजिए कि किस चीज़ का व्यापार करना है, किस चीज़ का आयात करना है, और ट्रेड इसको छोड़ के बाकी सब जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो सब किसके हाथ में आ गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के। तो मैं सब यहाँ लिखने थोड़ा बैठ जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथों में। और ये है कंपनी के, क्योंकि आदमी है कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, और ये इसमें कौन सदस्य होंगे? इसमें होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य, इन सरकार के लोग, तमाम कुछ मंत्री होंगे पार्लियामेंट के, है ना, कुछ अदर मिनिस्टर्स होंगे, ऐसे करके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में है पार्लियामेंट के सदस्य। तो यहाँ पर क्या हो गया? शक्तियों का विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? शक्तियों का डिवीजन हो गया ना, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्यों को अपॉइंट किया गया। 6 मेंबर्स होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंतर्गत, 6 मेंबर। इन 6 मेंबरों में 2 सदस्य होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर, और जो 4 सदस्य होंगे उन 4 सदस्यों को नॉमिनेट करेगा ब्रिटिश क्राउन। और कहाँ से नॉमिनेट करेगा? तो एक व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा कलकत्ता से, एक को नॉमिनेट करेगा मद्रास से, एक को नॉमिनेट करेगा बम्बई से, और एक होगा अयोध्या वाला क्षेत्र। तो 2 सदस्य बात हो रही है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। वहाँ डायरेक्टर हमारी अलग बात है, कंपनी में जिनका शेयर होल्डिंग है वो होंगे डायरेक्टर्स, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में उसमें 6 सदस्य, 2 सदस्य होंगे पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर, और 4 सदस्य होंगे भारत के ही क्षेत्रों का एक व्यक्ति, जिनको नॉमिनेट करेगा ब्रिटिश क्राउन। देखा जाए तो ब्रिटिश क्राउन की ही तो जवाब देंगे वो, उनकी आशा ब्रिटिश क्राउन की होती है ना, ब्रिटिश क्राउन ने अपॉइंट किया, ठीक है ना। तो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हो गए, और यहाँ से शक्तियों का हो गया डिवीजन, शक्तियों का हो गया विभाजन, और एक तरह से हमको स्वैध शासन देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे 2 गुट या 2 अलग-अलग जो शासन है वो 2 अलग-अलग लोगों के द्वारा किया गया, अलग-अलग कम्युनिटीज के द्वारा किया गया, संगठन द्वारा किया गया, वो कहलाता है द्वैध शासन, ठीक है ना। डिवीजन हो गया पावर्स का। कुछ भी करके इनकी पावर डाउन हुई नहीं हुई, ये पावर डाउन 1784 का फिफ्थ इंडिया एक्ट है। क्लियर? अब 1784 का एक्ट आ गया। अब अगला एक्ट आएगा, अब चूंकि लगातार ये कंपनी को धीरे धीरे करके कमजोर कर रहा है। अब अगला एक्ट आएगा 1793 का चार्टर। अगला एक्ट आया 1793 का चार्टर एक्ट। अब ये जो चार्टर एक्ट ये ब्रिटिश पार्लियामेंट बना, जो एक्ट है ये कहाँ बना? ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही है, और किसके लिए बना रही है? कंपनी के लिए बना रही है, क्योंकि अब पार्लियामेंट करी कंपनी बनाने
यदि हम कंपनी को रेगुलेट करेंगे ना, तो 1793 का चार्टर है जिसमें कंपनी को रेगुलेट करने की बात की गई थी। यदि कंपनी के लिए कानून बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, और इस 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कह दिया गया कि अब से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो सैलरी है वो सैलरी भारत का जो कोष है उससे ही दी जाएगी, भारत की संचित निधि है उससे दी जाएगी। अभी तक सैलरी दे रही थी ब्रिटेन, अब आ गया क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम कर रहा है भारत के, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की काउंसिल होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कार्य क्षमता करने के लिए काउंसिल होगी, तो आगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की काउंसिल है उनको सैलरी है भारत के ही संचित निधि, भारत के फंड दी जाएगी। हमको तो ब्रिटेन से क्यों दिया जाए सैलरी, ठीक है ना। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसमें 6 चीजें इंपॉर्टेंट, एक और चीज इंपॉर्टेंट है 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बार ये बात आई थी कि क्यों ना भारत में कंपनी के जो अधिकारी अपॉइंट हुए हैं उनके एक एग्जाम कराए। अभी तक क्या हो रहा था कि डायरेक्टर्स ने जिसको चाहा तो उसको बना दिया कंपनी गवर्नर या कंपनी का अधिकारी बना दिया, अब वो बनाएंगे इसको अपने भतीजे को, अपने लड़के को, भांजे को किसी को बनाएंगे। तो अब यहाँ पर एक प्रपोजल है क्या कि चूंकि कंपनी को अधिकारी है, अधिकारी को पढ़ा लिखा होना चाहिए तब तो अच्छा काम कर पाएगा। तो ये कहा गया कि आप ये बात करके आप क्या क्या है ये एग्जाम कराया जाए, ठीक ना। और अभी क्या करते हैं जैसे आईएएस है उसी तरीके से अधिकारी आईएएस का भी काम होता है, रेवेन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी होता है आईएएस, आगे रेवेन्यू का राजस्व अधिकारी होता है, और एसपी होता है पुलिस प्रशासन का अधिकारी, जिले का पुलिस प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है ना। पूरे राज्य में रेवेन्यू टैक्स पैसा रुपये से सबसे बड़ा अधिकारी होता है आईएएस, और पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट बात करें अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में न्याय विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट जज डीजी। तो 3 अधिकारी होते हैं आईपीएस और जज, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना। तो जो सबसे ज्यादा पावर इसके कितने पावर है रेवेन्यू के पास सबसे ज्यादा पावर पैसे में होती है, तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया आईएएस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बोल देते हैं, जिलाधिकारी वो हो गया, फिर एसपी हो गया गवर्नमेंट करने वाला, और फिर एक हो गया डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा गया कि चूंकि कंपनी में जो अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं ये अभी क्या बिना पढ़े लिखे मतलब बस बना दिया और चले गए, इनको कोई अनुभव है नहीं, तो इनके लिए एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए, और उस एग्जाम को पास करने के बाद ही भारत को उसको भेजा जाए कंपनी का अधिकारी बना करके, आईसीएस परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज करके परीक्षा कहा गया कि आयोजन किया जाए। लेकिन इस एग्जाम कंडक्ट कराने से समस्या किसको होगी, समस्या होगी इनको, क्योंकि अब इनके वो जो भाई भतीजे जो बन के आने वाले जो गुलाम आएंगे, तो इन्होंने इस चीज का विरोध किया और 1793 में लाया हो गया प्रपोजल पास हो गया, ठीक है। तो 1793 का एक्ट हो गया। अगला एक्ट आता है देखिए 1793 में एक चीज और कहा गया कि हर 20 साल के बाद कंपनी की मोनोपोली की जांच होगी, हर 20 साल के बाद एक कमेटी बनेगी, और वो कमेटी 1793 में एक प्रपोजल आए यानी ये एक्ट पास किया गया और कहा गया कि अब से हर 20 साल में कंपनी के कार्यों की जांच होगी कि कंपनी सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं, और कंपनी की मोनोपोली को बढ़ाना है कि बढ़ाना, इस चीज की हर 20 साल में क्या होगी जांच की जाएगी, ठीक। तो 1793 के बाद अगला एक्ट कब आएगा, 1813 में 1813 में कह दिया गया कि हर 20 साल बाद कंपनी के कार्यों की जांच के लिए, कंपनी के मोनोपोली की जांच के लिए हर 20 साल बाद एक्ट आएगा, और 1813 आ गया चार्टर ना। 1813 के चार्टर में क्या किया गया, सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें क्या किया गया कि अब से कंपनी के पास सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ, चाय का व्यापार, भारत में टी का ट्रेड और चाइना के साथ इन 2 ट्रेडों को छोड़ के बाकी हर चीज में मोनोपोली, यदि अब खाली सूती वस्त्र का व्यापार करना है ना, सपोजर वृक्षों का व्यापार करना है, या खाद्यान्न वृक्षों का व्यापार करना है, कुछ भी व्यापार, मसालों का व्यापार करना है, तो उन सभी व्यापारों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी अन्य कंपनियां भी भारत में और ट्रेड करें,
सिर्फ दो चीजों को ध्यान में रखिए, एक चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगी अदर कंपनियां, और दूसरा चार के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट में चीन और चाय इन दो ट्रेडों पर कंपनी की मोनोपोली को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों की मोनोपोली समाप्त कर दी गई। तो कंपनी की पावर घटी कि नहीं घटी? घट गई, है ना। तो यहाँ पर हो गया कि चीन और चाय के साथ केवल मोनोपोली रहेगी कंपनी की, बाकी सभी क्षेत्रों पर मोनोपोली समाप्त। मोनोपोली समझ रहे हो ना? क्या होता है मोनोपोली? समझ रहा है बता? वाह, क्या होता है मोनोपोली? क्या होता है यार? कैसे मान रहे हो मोनोपोली से क्या होगा? कहाँ पर है? कौन सी चीज? कहाँ है तो? बात बोले कौन? लोकल है कोई? हाँ 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 है। ये देखा सो कर डालो तो ये है ना। आप बोलना है सो कर और ये एक और एक के लिए करके ये ड्राइव करेगा हमारा। अब हमने आज के दोस्तों को तुमने बोला था कि जो है नया स्मोक पार्टीशन और उसके लिए बनाना है तो मैं मानता नहीं है। अब केवल वही बनी रहती है और तो मेरा नाम बता रहे हैं कि अभी सुबह और नाइन के बाद नाम से चला है और तो आप एक जरूरत है तो लाइन है 20 रुपए का उसने ये भी आ गया उसको भी बांट देंगे। इसने भी जैसे बात टमाटर पहले ऐसा देखा चलता है डिमांड बढ़ेगी तीसरा ये चला मुझे 20 रुपए लेकिन बराबर भाई ये तो लाइक पहले तो कितना नहीं तो क्या रहेगा करेंगे अपने रेट को बढ़ाई और चला वहां पर वहीं पर जो 400 लोग और आगे बैठे हैं उनको इसमें कंपटीशन चल रहा है और मार्केट के लिए मोनोपोली ज्यादा अच्छी होगी कि दुओपोली हो या फिर ओलिगोपोली हो ज्यादा अच्छी। दुओपोली का मतलब दो ओलिगोपोली का मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो मार्केट के लिए ज्यादा अच्छा क्या? मोनोपोली, दुओपोली, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली तो अच्छा है मार्केट के लिए, बहुत सारे लोग बैठे हैं मार्केट के लिए। अब वहां पर क्या चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है। उसमें कहा 20, उसमें कहा 15 दे दो, उसमें कहा 12 दे दो। तो कस्टमर का फायदा है ना, अपना बोले तो जो को बोले तो जहां वहां वाली हुई वहां पर महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। उसमें कहा 20, उसमें कहा 25, उसमें कहा 30, महंगाई बढ़ रही। यहाँ पर कस्टमर बेस हो सकते हैं ठीक, और केवल कुछ लोगों के हाथों में मार्केट में खेला जाएगा। तो अब यहाँ पर कंपनी की मोनोपोली समाप्त की जाने का प्रयास चल रहा है और चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सभी व्यापारों में कह दिया गया कि अब दूसरी कंपनियां नहीं आएंगी और अपने ट्रेड करेंगी, ठीक है ना। दूसरा चीज इसमें और क्या किया गया? दूसरा काम कर दिया गया कि अब से जो ईसाई मिशनरीज है, ईसाई मिशनरीज मतलब होता है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले ईसाई धर्मगुरु, अब वो भी भारत आएंगे और भारत आके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। वो क्रिश्चियनिटी का ईसाई धर्म का प्रसार। तो इस 1813 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरी भारत आना चालू हो गए और वो जहाँ जहाँ आर्मियों का आर्मी की छावनी होती थी वहाँ जा जाती थी जो सैनिक थे उन सैनिकों के बीच में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे ताकि जो हिंदू सैनिक है वो क्या बन जाए? क्रिश्चियन बन जाए। और जब क्रिश्चियन बन जाएंगे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़्यादा वफादार हो जाएंगे, है ना। तो ये लोग घूम घूम करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। गाँव में जाकर के गाँव में मंदिर कोई व्यक्ति है निश्चित जाति का व्यक्ति है और उसको गाँव में क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है और गाँव वगैरह में कास्ट सिस्टम अभी भी चल रहा है और जगह नहीं जरूरत पड़ता। तो कास्ट सिस्टम में जो सबसे निचले श्रेणी का व्यक्ति हुआ जैसे ईसाई मिशनरी आएंगे और उससे तो मीठी बातें करेंगे और कहेंगे कि हम कोई जात नहीं मानते, सब तो इक्वल होंगे, है ना। तो कौन जल्दी मोड़ हो जाएगा? वही व्यक्ति, वो जल्दी मोड़ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा क्योंकि उसने तो कास्ट सिस्टम देखा, उसने तो भेदभाव देखा था। और जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा उसके ऊपर हाथ रखेगा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए वो तो तुरंत मोड़ हो जाएगा। तो ये सब गाँव
सैनिकों को जाके मोल्ड करने लगे, है ना, ईसाई धर्म का प्रसार। तीसरी चीज इनने क्या किया, इनने कहा कि जो भारतीय हैं, भारतीय अभी बड़े अशिक्षित हैं, बड़े बर्बर कह चुके हैं, बड़े अशिक्षित हैं, इसलिए भारतीयों की शिक्षा पर काम करो, भारतीयों पर शिक्षित करो, ठीक ना। और इन्होंने कहा कि प्रति वर्ष हम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेंगे, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। इससे ये कहीं समझ लेना कितने बढ़िया से अंग्रेज कि भारतीयों को शिक्षित करना चाह रहे हैं, ये पिछली नहीं एजेंडा था, क्योंकि अब तुम काफी तुमने पढ़ा खाना वेद पुराना और तुम सुंदर सब, तो तुम अपनी संस्कृति को लेकर चलोगे, पर तुम अपनी संस्कृति को लेकर चलोगे तो तुम ब्रिटिश के प्रति मॉडर्न नहीं, तुमने अपनी संस्कृति को अपने धर्म पर लेकर चल रहे हो, तो ना तुम ईसाई धर्म को स्वीकार करोगे और ना तुम ब्रिटिश संस्कृति के प्रति वफादार होगे। तो इन्होंने कहा कि भारतीयों को शिक्षित करो और कार्यक्रम से करो यूरोपीय पद्धति, अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी भाषा नहीं, अंग्रेजी पद्धति यानी कि ब्रिटिश जो यूरोपीय पद्धति में शिक्षित और जब एक और एक बार जब आप यूरोपीय पद्धति में शिक्षित हो जाएंगे, है ना, तो आप क्या हो जाएंगे, आप ज्यादा भगवान किससे गाने लगेंगे, यूरोपियों के, आप लगेंगे यूरोपीय हैं भाई, आप कहेंगे हमको भाई हमको शिक्षित कर दिए, हमको सब बना दिए, ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। इसका मतलब है शिक्षित करना है, ब्रेन वॉश कर देना। अभी जो ज्यादा पढ़ा लिखा जाएगा वो ज्यादा फिर कैसी बातें करने लगेगा, लिबरल वाले, तो समझ रहे हो ना, गांव में जो आदमी है वो सीधे सीधे वाला आया मारा सीधे वाला, है ना, वो एक देख, लेकिन ज्यादा शिक्षित होगा उससे ज्यादा ज्ञान मिलने लगेंगे, है ना, नहीं वो है सब धर्म समान है और ये है वो है, होता ही नहीं होता, ज्यादा आदमी शिक्षित रहेगा तो ज्यादा ज्ञान मिलने लगेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया कि भारतीयों को यूरोपीय पद्धति में शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की योजना बनाई गई, ताकि भारतीयों का ब्रेन वॉश किया और उनके अंदर यूरोपियों की सुपरमेसी होना डाला गया, उनको भी लगे कि यूरोपीय ही हमारा होगा, फिर यूरोपीय का सकता है, यूरोपीय ना आते तो हम अशक्त बने रहते, यूरोपीय आए तो हम क्या हो गए, सिविलाइज हो गए, हम शब्द हो गए और वो सीधे सीधे क्या हो रहे हैं, हक बन जाए, है ना, जैसे बोल नहीं पड़ा तो भी कहना वो जीसस क्राइस्ट, है ना, कर लगे नहीं करेंगे। तो आप देखिए ना ये जितने सभी स्कूल हैं इन सब का एजेंडा वही, कोई बड़ा चीज अब लोग कोई सीबीएसई के ऑलमोस्ट पूरा एजेंडा यही है। वहाँ देखिए वो जो अभी वहाँ पर सरकार बनाए फादर को गवर्नर क्वेश्चन उनका एजेंडा है धीरे धीरे सॉफ्ट पॉलिसी के थ्रू धीरे धीरे बच्चे का शुरुआत से ही ब्रेन वॉश करना है। ये स्कूल्स जो आए सेंट जॉर्ज और सेंट थॉमस ये सब की देन है भारत सेना। इस एक्ट के थ्रू ये भारत आना चालू हो गए और भारतीयों को शिक्षित करने लगे यूरोपीय पद्धति में और उनका ब्रेन वॉश करने लगे और उनके अंदर यूरोपीय सुपरमेसी की भावना, सोशलिटी सुपरमेसी की भावना डेवलप कर दी ताकि भारत में ब्रिटिश का एक सपोर्ट वाला वर्ग था, एक ऐसा तबका खड़ा हो गया जो ब्रिटिश का सपोर्ट करना चाहता था और वही हुआ 1857 क्रांति। एक ऐसा तबका इन लोगों तक खड़ा हो चुके थे जिन्होंने 1857 क्रांति में ब्रिटिश का सहयोग किया। उनका ये मानना था कि अगर ब्रिटिश को हमें खरीद के तो हम असफल रह जाएंगे, ब्रिटिश तो बहुत अच्छा काम भारत में कर रहा है और ये जो है भारतीय जाहिर मतलब भारतीय ही सोच रहा है भारतीय के कि हमारे भाई मतलब जो भारतीय नहीं जाएगा जो यूरोपियों को देना चाहता है तो फिर उनका क्या होगा, आप तक उनका ब्रेन वॉश हो चुका, वो यूरोपियों को सुप्रीम मानने लगे, है ना। तो इनका ये एजेंडा था कि भारत एक ऐसा सपोर्ट, एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो भारत में उनका क्या है सपोर्ट, है ना। तो हमने तीन चीजें देख ली, एक तो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करना, ईसाई मिशनरीज का भारत आना और चीन और चाय के साथ व्यापार। एक और फैक्ट सुन लेते हैं उसके बाद, क्या आप 18
गवर्नर कब आएगा? 20 साल वाला है ना। तो अब 1833 में अगला एक्ट आया, यानी इसको कहा गया 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, इस एक्ट के आने से पहले ही 1828 में भी बंगाल का गवर्नर जनरल बना के दे दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 में आ गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इस एक्ट के थ्रू सबसे पहला काम तो किया गया कि अब से जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल ये अब से कहलाएगा भारत का गवर्नर जनरल। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। ठीक है ना। दूसरा चीज में क्या कर दिया गया, इसमें कर दिया गया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी पूरी तरीके से मोनोपोली, मतलब कि ये जो चाय और चाइना है ये भी समान, टी एंड चाइना, इसके साथ भी मोनोपोली समान, बाकी सबके साथ समान हो चुकी थी। टी एंड चाइना उसके साथ मोनोपोली होती थी। अब 1833 से चार्टर एक्ट थ्रू कंपनी की मोनोपोली पूरी तरीके से तो आपसे है कि भाई चाय और टी के साथ छोड़ करके मोनोपोली का समाप्त पूरी तरीके से समाप्त हो गई। बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1936। क्लियर? या 1833 में दो चीजें और पहला भारत गवर्नर जनरल कौन बना गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल है वही पहला भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जो नाम चेंज हो रहा है बंगाल का। 1831 तक आते आते ब्रिटिश ने और बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन कलकत्ता में कंट्रोल तो था ही, बंगाल का मद्रास भी जीत चुके, ये कर्नाटक और हैदराबाद भी जीत चुके, अवध भी जीत चुके, दिल्ली पर भी कंट्रोल कर चुके, मराठों पर भी कंट्रोल कर चुके, यानी इतने ज्यादा क्षेत्रों पर कंट्रोल कर चुके हैं ब्रिटिश। तो अब जो है इन सभी क्षेत्रों को एडमिनिस्ट्रेट करना है, और जब इन सभी क्षेत्रों को एडमिनिस्ट्रेट करना है तो बंगाल के गवर्नर जनरल के नहीं केस। अब क्या करना पड़ेगा? अब एक पूरे भारत का गवर्नर जनरल है ना। तो इसीलिए हम देखेंगे 1833 में अब क्या किया गया, इन सभी क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को ही बना दिया गया भारत का गवर्नर। और इस एक्ट में भी 1833 के एक्ट में एक बार फिर से इंडियन सिविल सर्विसेज को जलाया गया कि अब जो है भारतीयों भारत में के लिए सिविल सर्विस का आयोजन होना चाहिए। उसके थ्रू ही अब आएंगे यहाँ पर अधिकारी और फिर सकते यहाँ पर एक प्रपोजल यहाँ पर भी पास नहीं हो पाया, और ये जो प्रपोजल है ये पास हुआ जाके 1833 के बाद अगला चैप्टर कब आएगा? 53 में। और 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषता ये है कि अब जो अधिकारी हैं उनका अपॉइंट, उनके नियुक्ति के लिए अब होगा एक एग्जाम, यानी यूपीएससी का एक तरीके से एग्जाम। ठीक, तो अब जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं उनकी चयन के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए प्रावधान कर दिया गया 1873 के चलते। चलिए यहाँ तक लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। इसके बाद अभी एक क्लास पढ़ा साइलेंट पे लगा था और खाना वाना खाने घर, अरे फोन का क्लास में था, मैं तो फोन साइलेंट लगा दिए थे, घर जाके मैं खा पी के सो गया फोन। अरे यार यही हुआ, मैं हो गया
बजे तक क्लास होती है, 1 बजे क्लास तो बिल्कुल मत कर लिया। नहीं वो साइलेंट में फोन था होता है ये अगर खाना खाया और कोई अभी तो देखा बस साथ वाले पड़ी। हाँ उसको छोड़ दिया। ठीक ओके ठीक ओके। हाँ ना है अभी अभी घर चला गया और फिर बाहर हो गया, ठीक है ना। अभी मैं जो है ना, लेकिन अभी मैं 3 काम कर रहा हूँ, बाकी मैं कल करता हूँ। सुन मेरी बात सुनो। अरे यार कल सुबह तक का समझ लो, आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं पाया। गैस में लेकर आ जाऊँ उसको पार्सल करा दो। अरे मोटी पार्टी है अरे यार मोटी पार्टी। चलो अभी जाते हो, मैं निकलूँगा लेकिन 4 बजे तुम्हारी इवेंट बन जाएगा। हाँ बिल्कुल ना। अरे वो श्योर कल सुबह मेरी क्लास थी ना। अरे ठीक है अगली पार्टी 7 महीने दिल्ली के इस इंडस्ट्री के साथ। चलो खैर वो कर दीजिए, ठीक है मैं करवा हाँ 3 तो मैं भी काम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है हाँ बिल्कुल। और उसके जो ना वो वहाँ पर नाच करना और वहाँ पे भेजा नहीं। ठीक तो मुझे ठीक है उसकी फोटो भेज दीजिए। हाँ उसकी पर्ची भेज दीजिए, ठीक है पेंटिंग तो इसका भी बिल बनवाया हो। अच्छा समझो व्यवहार चलो अच्छा ठीक है मैं भी कर दूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जॉर्ज वाइट और एक दो ये भी 2 भाई थे, एक था जॉन वाट और एक था जॉर्ज वाइट। जॉन वाट और जॉर्ज वाइट इन 2 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कराई गई थी और इन्होंने स्थापना हो गई 1599 31 नवंबर 16 ईस्वी में इनको मिल गया था रजिस्ट्रेशन। किसी कंपनी के सर तो ये अपने काम को लगा है, सरकार को टैक्स वसूल लगा सकती है, ये जिसको टिप करता है रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री का व्यापार करना हो जाए शासन करना चालू कर दी तो इंडियन गवर्नमेंट यही ना। इंडियन गवर्नमेंट जब चाहेगी रजिस्ट्री के अकाउंट जांच करा सकती है जब चाहे, क्यों क्योंकि वो इंडिया कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और इंडिया कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने का मतलब ये है कि सरकार जब चाहेगी तुम्हारी अकाउंट की जांच करा सकती है, जब चाहेगी तुम्हारी जांच करा सकती है और तुम सरकार के अधीन हो क्योंकि सरकार के कानून के तहत तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है। इसी तरीके से ब्रिटेन में भी ब्रिटिश कंपनी एक्ट के थ्रू इनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी। इतनी बड़ी हो जाए लेकिन रहेंगे तो ब्रिटिश कानून के तहत अपने देश से बाहर निकल जाएंगे, देश के कानून से बाहर हो जाएंगे। मुकेश अंबानी अकेले एक डिसीजन नहीं ले सकता। मुकेश अंबानी अकेले एक डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जितना पैसा मुकेश अंबानी नहीं लगा उसकी कंपनी में उससे ज़्यादा दूसरों का पैसा लगा। कोई भी व्यक्ति अकेले पूरा पैसा लगा कंपनी बना लेता उसमें सैकड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं और जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर्स, कंपनी के निदेशक मंडल में और वो उन सब लोगों के मिल के एक बैठक होती है, समय पर उन सब की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के थ्रू ही फैसला लिया जाता है कि कहाँ पर पैसा लगाना है, कौन सा व्यापार करना है, कौन सी नौकरी बंद करनी है। ओके हमारे एक काम नहीं कर सकता मैं जो ये मतलब कि कर्मचारी होते हैं उनको सिलेक्ट करने का प्रोसेस तो डायरेक्टर ही लेंगे ना। और क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो नहीं सुनेगा कि बोर्ड की मीटिंग है, बोर्ड मेंबर की मीटिंग है, कि बोर्ड मेंबर की मीटिंग इधर होती है हमारे सरकार उसमें तो फेस नहीं कर सकती है, इसमें इस वजह से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई तो सिलेक्ट करेगा ना सर।
अधिकारी जो है काम करने के लिए सरकार सरकार दिल्ली से कानून बनाया सरकार ने कि कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सरकारी कंपनी हो उसमें जो है अगर कोई महिला है ना तो महिला को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। चाहे सरकारी कंपनी में महिला काम करे चाहे प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी लीव दी जाएगी। कानून कौन बनाया? सरकार भाई, सरकार के कानून मानना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं मानता। फिर ये सारे कुछ कानून हैं जो कंपनी को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस देश के कानून के तहत रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर सरकार ने भी कहा कि भाई आप अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दीजिए अपने ही भाई भतीजे को। तो इस तरह का काम है क्योंकि जो कंपनी है वो तो ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक कंपनी को यहाँ पर अगर कंपनी को अत्याचार करेगी, कुछ भी काम करेगी तो नाम किसका खराब होगा? ब्रिटेन की कंपनी का, देश का नाम खराब होगा। तो भैया देश तो अपने लिए देखेगा कि हमारा नाम खराब हो और अन्य देश हमें गलत करे तो वो समझ पर रजिस्ट्रेशन लगाएंगे कंपनी के ऊपर। अभी देखेंगे हम 1858 से तो इन्होंने जितना क्षेत्र कंपनी ने अभी तक जीता, बंगाल, मराठा, मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, अवध, इन सब क्षेत्रों को ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने अधीन कर लेगी और कंपनी के आप केवल व्यापार सब हाथ से हमारा क्या कर लेगा कंपनी? कुछ अभी कंपनी इतना मेहनत से जीती है एक क्षेत्र को, धीरे धीरे करके जीती। बंगाल को जीत ली, मैसूर जीती, कर्नाटक, हैदराबाद जीती, ठीक है ना, मराठों से लड़ाई लड़ी, फिर बाद उनसे जीती, फिर पंजाब जीती और एक दिन अचानक सरकार को था भारत सल्तनत नियम आ गया और उसके तहत कह दिया कि आज बाद कंपनी का सारा जो भी क्षेत्र कंपनी ने अभी जीता वो सब होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन का। तो उस पर शासन कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा। अब कंपनी फिर से जहाँ शुरू हुई वहीं पहुंच फिर क्या करेगी? कंपनी व्यापार करेगी और बुरी हालत पहुंच गई। तब तो कंपनी का गुना पड़ेगी, अब तो कंपनी का गुना पड़ेगी। ठीक, तो कुछ भी है देश के कानून से ऊपर थोड़ा है। हाँ, तो हमने 1873 रेटिंग एक्ट लिख दिया है ना, 1784 लिखना है ना, ठीक है। फिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। देखिए लॉर्ड पिट्स के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के समानांतर ही लॉर्ड पिट्स के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समानांतर ही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई और यह एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई और यह एक 6 सदस्यीय निकाय थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई और यह एक 6 सदस्यीय निकाय थी और ये एक 6 सदस्यीय निकाय थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास अब सिर्फ व्यापारिक मामलों पर कानून बनाने का अधिकार बचा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास अब सिर्फ व्यापारिक मामलों पर कानून बनाने का ही अधिकार रह गया। बाकी अपने के पास अब सिर्फ व्यापारिक मामलों पर ही कानून बनाने का अधिकार रह गया। बाकी सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास होगा। बाकी सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास होगा। बाकी सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास होगा।
प्रकार भारत में पहली बार द्वैध शासन, इस प्रकार भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत, और इस प्रकार भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन यानी दो शासन। अभी भी हम देखें द्वैध शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा? केंद्र में अलग शासन है, राज्य में अलग शासन है, तो हमारे ऊपर द्वैध शासन है कि नहीं है? अब संघ केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, तो दो लोग शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर दो तरीके से, तो द्वैध शासन 1784 का प्रसिद्ध है। अब देखिए 1793 का चार्टर है, 1793 का चार्टर है। इस एक्ट के तहत अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इस एक्ट के तहत अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और उसकी परिषद के सदस्यों को, इस एक्ट के तहत अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और उसके परिषद के सदस्यों को वेतन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और उसके परिषद के सदस्यों को वेतन भारत के कोष से दिया जाएगा, और उसके सदस्यों को वेतन भारत के कोष से दिया जाएगा। और प्रत्येक 20 वर्ष में कंपनी के एकाधिकारों, प्रत्येक 20 वर्ष में कंपनी के एकाधिकारों की जांच के लिए समिति का गठन किया जाएगा। जांच एक आयोग का गठन किया जाएगा, आयोग। और प्रत्येक 20 वर्ष में कंपनी के कार्यों की जांच के लिए, एक अधिकारी की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि कंपनी के एकाधिकार से संबंधित सुझाव देगा, सुझाव ओके। अब देखिए 1813 का चार्टर है, 1813 का चार्टर है। देखिए इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत अब कंपनी के पास सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार, अब कंपनी के पास सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार हेतु एक अधिकार रह गया। चीन और चाय के साथ व्यापार हेतु एक अधिकार रह गया। बाकी सभी एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। सभी एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। बाकी सभी क्षेत्रों में एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय के साथ रहेगा। अगला पॉइंट लिखें, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ईसाई मिशनरियों का ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन प्रारंभ। ईसाई मिशनरियों के प्रचार प्रसार हेतु ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अब ईसाई मिशनरियों का
भारत संधियों का भारत आना प्रारंभ हो गया। संधियों का भारत आना प्रारंभ हो गया। एक थर्ड पॉइंट लिख लो इसमें, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है। अगर जो 1833 वर्ष आता है। पहला पॉइंट। अब बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया एवं बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। ठीक ना। दूसरा पॉइंट लिखे, सभी प्रकार के मोनोपोली समाप्त कर दिए गए। सभी प्रकार के एकाधिकारों को समाप्त, सभी प्रकार के एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। चाय और चीनी खत्म, सभी प्रकार के एकाधिकारों को समाप्त कर दिया। ठीक है। अब ये 1870 का बचा, 1870 का बचा। इस एक्ट के तहत अब इस एक्ट के तहत अब भारत में कंपनी की, इस एक्ट के तहत अब भारत में कंपनी की अधिकारियों के, भारत में कंपनी के अधिकारियों के एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 1853 के बाद हो जाएंगे 1857 की क्रांति, है ना। अब जब 1857 की क्रांति हो गई तो इस क्रांति में ब्रिटिश बिल्कुल बार-बार बचे, है ना, आगे बच गए, किसी तरीके से कंट्रोल कर ले गए। तो अब पूरी तरीके से ब्रिटेन वगैरह हम देखिए तो बात करने लगी कि अभी इतना बड़ा ग्रोथ हुआ तो कुछ तो निकल के बातें कंपनी के दौरान में कुछ भारतीयों पर जुल्म किए गए, जिसकी वजह से उनकी धार्मिक भावनाएं आ गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश के प्रति। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिल गया मौका, तो वैसे भी कंपनी को कमी करना चाह रही है, अपने के अधिकारों को कमी करना चाह रही है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिल गया मौका। तो उसने तुरंत कानून एक एक्ट पास किया 1859 का भारत शासन और कहा कि कंपनी सिर्फ भारत में ही व्यापार करने, उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना। लेकिन अब लोग स्वयं को क्या घोषित कर रहे हैं, शासन घोषित कर रहे हैं, जो कि सही बात है नहीं। तो अब कंपनी ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया है, आज से वो सारे क्षेत्र हो जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के
देश जब कॉलोनी बन गया 1858 के भारत शासन, तो कंपनी शासन करते आप देश। ओके, तो लिखिए 1858 का भारत शासन, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए 1857 की क्रांति के पश्चात, 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा यह अधिनियम, अधिनियम मतलब कानून, यह अधिनियम पारित किया गया। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया, है ना। पहला पॉइंट लिखे, अब भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाएगा। अब भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह वायसराय की नियुक्ति होगी। वायसराय, अब भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह वायसराय की नियुक्ति होगी। वायसराय ना, अब देखिए क्या है वायसराय। जो गवर्नर जनरल है, एक्चुअली में गवर्नर जनरल है कंपनी का आदमी, गवर्नर जनरल कौन है? कंपनी का आदमी है, और ये वायसराय की होगा क्राउन का आदमी। मतलब कि अब क्राउन ने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया और कह दिया कि आज से जो गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर जनरल का पद हो जाएगा समाप्त, और चूंकि पूरा का पूरा शासन आ गया क्राउन के हाथ में, तो क्राउन ने वायसराय अपॉइंट किया, यानी वायसराय एक तरीके से क्राउन का आदमी है, यानी कि किसके बिहाफ पर काम कर रहा है? क्राउन की सारी रिपोर्ट उसको भेजेगा क्राउन, ठीक है। तो ये और इस चीज का मिला गवर्नर जनरल समाप्त हो गया और उसके स्थान पर वायसराय की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होगा, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होगा, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, एक नए पद भारत सचिव की नियुक्ति की गई। एक नए पद भारत सचिव की नियुक्ति की गई। एक नए पद भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जिसके कार्य में सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद, जिसके कार्य में सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद होगी। जिसके कार्य में सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद होगी और ये वायसराय को सहायता करेगी, यानी एक तरीके से ब्रिटिश पूरी तरीके से अपना वो कर रहा है ना, यानी पहले से गवर्नर जनरल था वही सब कुछ कर रहा था कंपनी का, अब कह दिया गया कि अब होगा एक वायसराय, और ये वायसराय के ऊपर कौन है? वायसराय के ऊपर है क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का आदमी है वायसराय, और वायसराय के भी कार्यों में सहायता करने के लिए होगा भारत सचिव, है ना। और भारत सचिव जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कार्य में सहायता करने के लिए क्या है? मान लीजिए प्रधानमंत्री है, देख, और प्रधानमंत्री ने क्या कर रखा? प्रधानमंत्री ने बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट कर रखे हैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर को भी उस मिनिस्ट्री के संबंध में सहायता करने के लिए बहुत सारे राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, है ना। ठीक, तो उसी तरीके से क्राउन को रिपोर्ट करेगा सीधे वायसराय, वायसराय को उसके कार्यों में, कानून बनाने में सहायता करने के लिए होगा भारत सचिव, और भारत सचिव के को भी असिस्ट करने के लिए होंगे 15 सदस्यीय समिति। यानी ये जो 15 सदस्य, मान लीजिए अब वायसराय को कोई कानून बनाना है, उसने भारत सचिव से सलाह मशवरा किया कि ऐसा कानून बनाना है, तो भारत सचिव तुरंत क्या करेगा? उसके बारे में सारे उसके पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है उनको सर्च कराएगा। ये जो 15 सदस्यों की कमेटी, ये हर एक डिपार्टमेंट्स की नॉलेज निकाल के लाएगी,
है ना, और सब मिलकर के क्या करेंगे, प्रारूप तैयार करेंगे, और फिर वो भेजा जाएगा वायसराय के पास, वायसराय पर कानून बनाएगा और भेजेगा क्राउन के पास, ठीक ना। तो यहाँ से एक नए पद आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत संसद के पद का भारत का अधिनियम से भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कब से बन गया, है ना। और ये 1857 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग। और 1856 में अपॉइंट होकर के आया गवर्नर जनरल बनकर के भारत का। 1857 में हुई क्रांति, अब आया 1857 का अधिनियम। तो ये ऊपर क्या कैनिंग के साथ क्या कैनिंग 56 में तो आया, तो उसको जब समझे में नहीं आ पाया, उससे पहले विद्रोह हो गया, यानी विद्रोह की कारण कैनिंग से पहले जो वायसराय है वो सब, और लॉर्ड डलहौजी ऐसे नीति बना के गया तो उसकी वजह से विद्रोह हो गया। तो लॉर्ड कैनिंग कम 2 साल से भारत में काम करेगा। दूसरी चीज उसने विद्रोह को दबाने में सहायता की, तो इसलिए इसकी कोई गलती है तो इसको सजा ना देकर इसको प्रमोट किया जाए, और इस लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय भी बना। तो हम देख रहे हैं कि जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है वही भारत का पहला वायसराय। लॉर्ड कैनिंग जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, लॉर्ड कैनिंग जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, उसे ही भारत का पहला वायसराय माना गया। लॉर्ड कैनिंग जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है उसे ही भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। अब भारत में कंपनी के अधीन वाले सभी क्षेत्र, अब भारत में कंपनी के अधीन वाले समस्त क्षेत्र सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाएंगे। अब भारत में कंपनी के अधीन वाले समस्त क्षेत्र सीधे क्राउन के अधीन हो गए। अब भारत में कंपनी के अधीन वाले समस्त क्षेत्र सीधे क्राउन के अधीन हो गए, और भारत सही मायने में ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। भारत सही मायने में ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम तो यहीं तक रखेंगे। अगली जो भी क्लास होगी संविधान का इतिहास की बात करेंगे, सॉरी बेटे का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। 1-2 बच्चे हैं जैसे 1909, 1919 और 1935, ये 3 अधिनियम है। इन 3 अधिनियम को देख लेंगे और फिर संविधान के निर्माण की बात करेंगे, तो किस तरीके से कैबिनेट मिशन आया, कितनी सीटें की गई संविधान सभा के लिए, और कैसे संविधान सभा बनी और उसने संविधान का निर्माण कराया। ठीक है ना, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।